हाथों में लिस्ट लिए एसपी मीरा शर्मा अपनी बहन कविता की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थीं। उन्होंने लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते और चेहरे पर सादगी रखी थी। न कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम बहन की तरह वह बाजार पहुंची। उन्हें देखकर आसपास के दुकानदार पहचान भी नहीं पाए कि कौन आई हैं। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई। एसपी मीरा धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड्ढी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी शादियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक सुरेश कुमार हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को शादियां दिखा रहा था। मीरा को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी डिची हो गईं और लड़ी डिचके से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाएं। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। मीरा एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उन्हें कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, कविता पर खिलेगा नहीं। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर मीरा ने एक और साड़ी पलटकर कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा चटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ ढह बढ़ने लगी थी। लड्ढेके के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर सुरेश कुमार भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार मीरा को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से बोला, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन मीरा का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो सुरेश कुमार ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बदबदाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर शादियों से भर चुका था। मीरा एक एक शादी खुलवाकर देख रही थी और सुरेश कुमार का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक शादी तो पसंद आ नहीं रही। मीरा ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थीं, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर उस पर पड़ ही। एक गहरे मरून रंग की साड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौधा बॉर्डर बना था और पूरी साधी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साधी जैसे कविता के लिए ही बनी थी। मीरा के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साधी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। सुरेश कुमार ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बद्दी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साधी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। मीरा ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उनके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुद्दी ही थीं कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गद्दबदा थी। वह रुकीं, पैकेट को खोला और शादी को दोबारा बाहर निकाला। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। शादी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। मीरा का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गईं। उन्होंने सुरेश कुमार को दिखाते हुए कहा, भैया, ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधर डाट जाएगी। सुरेश कुमार ने एक नजर साधी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाइए, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। मीरा का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह सुरेश कुमार से बोली, चलता कैसे है? मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही। मुझे ठीक साधी चाहिए,
अब सुरेश कुमार भी भड्डरा गया और कड़रा के आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते। आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़दहा लड्डरार का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही मीरा के आत्मसम्मान को ठेस लगी। वह एक अफसर थीं, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थीं, और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो, वरना मेरे पैसे वापस करो। सुरेश कुमार ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खाड़ी डीढ़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। मीरा ने आवाज ऊंची करके बोला, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है। मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। सुरेश कुमार ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों, बहुत बड्डी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। ये सुनते ही मीरा ने गुस्से में साधी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक और तीर छोड़ा। अब शुरू हो गया इनका ड्रामा। मीरा ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो बड्ढे बड्ढे अपराधियों को भी चुप करा देती थी, लेकिन यहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। सुरेश कुमार ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा हंगामा मत करो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। वह बताएगी तुम्हें कि धौंस कैसे जमाते हैं। मीरा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। हां, कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी तो देखें तुम्हारी पुलिस क्या करती है। सुरेश कुमार को लगा कि वह डर नहीं रही है। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो थानेदार साहब, सुरेश साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए उन्हें कविता का चेहरा और उसकी शादी का सपना याद आया। लेकिन अब यह सिर्फ एक साधी की बात नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थीं। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थीं, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की एसपी मीरा थीं। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था, लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक दरोगा रवि सिंह और 2 सिपाही नीचे उतरे। दरोगा रवि सिंह की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकद्दाज थी। भिद्दा उन्हें देखकर किनारे हो गई। सुरेश कुमार दौड़कर दरोगा रवि सिंह के पास गया। उसने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत, बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। दरोगा रवि सिंह ने बिना कोई सवाल पूछे मीरा को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। मीरा अभी भी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दरोगा रवि सिंह ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? मीरा ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं मीरा शर्मा हूं। दरोगा रवि सिंह अकदते हुए बोला, मीरा शर्मा हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? दरोगा रवि सिंह ने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? मीरा ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। दरोगा रवि सिंह जोर से हंसा। हाँ, पता है। अब सबकी मां बनोगी तुम। ज्यादा अकद्द मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकद्द निकालता हूं। एक सिपाही आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ ढाने लगा। मीरा ने उसे घूर कर देखा
तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भिड्डा में खद्दही औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोलीं, यह तो अच्छे घर की है, पर है बड्ढी जगत तभी सुरेश कुमार ने दरोगा रवि सिंह को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और दरोगा रवि सिंह की जेब में खिसका दिए। साहब, इसको उठा ले जाइए यहां से, उसने फुसफुसाकर कहा। यह हमारा धंधा खराब कर रही है, जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। दरोगा रवि सिंह ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकद्दाच को और बढ़ा दिया। वह भीड़दाश की तरफ देखते हुए बाहर निकला। मीरा अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थीं। वह सोच रही थीं, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर दरोगा रवि सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर मीरा की दोनों बाहें मजबूती से पकड़ दिया चलीं। मीरा चौंक गईं। यह क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो सुनो। दरोगा रवि सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड्ढा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो, बड्ढी मैडम बनने आई थीं, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। सुरेश कुमार दूर खद्दा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी मीरा की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ, जो आज एक बेकसूर को पकड़ डियच रहा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बरत जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, सुरेश कुमार ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ देच लेगा, लेकिन एसपी मीरा शर्मा की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा रवि सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और मीरा को बाहर खींचकर निकाला गया, लेकिन मीरा सिर्फ चुप थी। कोई बहस नहीं, कोई गिड्ढ-गिड्ढाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा रवि सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा रवि सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब, ये कौन लाडकी है? दरोगा रवि सिंह ने घमंड से कहा, ये बहुत बद्दी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। मीरा ने एक आखिरी बार कोशिश की। मैं मीरा शर्मा हूं। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी। दीवारों से पपद्दी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड्ढी थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली। यह वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खद्दी थीं। दरोगा रवि सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानी बाई। हवालात की दीवारों पर मीरा के चेहरे की परछाई कांप रही थी। वह मन ही मन सोच रही थीं कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इतना सोच ही रही थीं कि तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लगदी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था आलोक वर्मा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वह एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने, गेट के खटखटाने और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। आलोक वर्मा ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी।
लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे, ये तो... उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है? किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। दरोगा रवि सिंह साहब पकड़ दिया चलाए, कह रहे थे बद्धी अफसर बनती थी। आलोक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी मीरा ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल आलोक का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बद्धा बवंडर आ चुका है। ये कोई आम औरत नहीं है, ये पूरे जिले की एसपी मीरा शर्मा है। वह सिपाही पर दहाड़ था। ये कोई मजाक नहीं है। गेट खोल, जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दरोगा रवि सिंह साहब ने मना किया है। आलोक की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा गेट खोल। ये पूरे जिले की एसपी मीरा शर्मा है। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा रवि सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सुनते ही सिपाही के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला। आलोक ने सलाखों के उस पार खड़ी एसपी मीरा को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले मीरा की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एसपी मीरा बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। आलोक ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकारा। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी मीरा शर्मा है। दरोगा रवि सिंह के होश उड्ड डाच गए। उसका चेहरा पीला पड़ डेयच गया। माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकद्दाच दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी मीरा सलाखों से बाहर आ चुकी थीं। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। दरोगा रवि सिंह ने जैसे ही मीरा को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहें तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिद्दा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी घुटी हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन मीरा का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिद्दाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है। दरोगा रवि सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मीरा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस, अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी मीरा की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दरोगा रवि सिंह वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़ ढाकर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। आलोक ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दरोगा रवि सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकदीद यश धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस दुकानदार सुरेश कुमार को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना।
उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मीरा ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द, वह अपमान, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम, सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। मीरा ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उनके घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। कविता अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन मीरा को ढूंढ रही थीं। मीरा वहीं थी, हर रस्म में कविता के साथ खद्दी। कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेदाकर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कविता को वह मरून रंग की साधी दी तो कविता की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितनी सुंदर है। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। मीरा बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, दरोगा रवि सिंह की गिरी हुई हंसी, सुरेश कुमार का घमंडी चेहरा और भीड्डा की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थीं, क्या दरोगा रवि सिंह को माफ कर देना चाहिए था? आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। मीरा के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत? उनकी आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उन्हें थाने का आखिरी दृश्य याद आया, जब दरोगा रवि सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी निगाहें यह इशारा कर रही थीं कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं। वह उसकी आंखों में भय होने लगा। तभी कविता ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप कहाँ खोई हुई हैं? उसकी आवाज ने मीरा की सोच को तोड़ दिया। मीरा चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूं मेरी गुद्दिया आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बद्दीसफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बद्दे दिन में किसी भी तरह की कड्डवाहट घोलना नहीं चाहती थीं। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आईं? और मां बता रही थीं कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? कविता की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थीं, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, मीरा अकेले छत पर चली गईं। ठंडी हवा के बीच उन्होंने आलोक को फोन किया और बोला, मुझे दरोगा रवि सिंह और दुकानदार सुरेश कुमार की पूरी जानकारी चाहिए। आलोक ने भरोसा दिलाया कि सुबह तक रिपोर्ट दे देगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। आलोक ने बताया कि सुरेश कुमार के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा रवि सिंह एमएलए अर्जुन प्रताप का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। मीरा ने सब जोड़ लिया। तो सुरेश कुमार भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर करण ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा, रोको ये शादी। उसकी आवाज में इतनी कर्कशता थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने कविता पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई गजेंद्र पहलवान से RS 50 लाख उधार लिए हैं
और अब वह पैसे लौट आए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सकते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। कविता, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मीरा का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह अर्जुन प्रताप की घटिया चाल है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उनकी आवाज शांत लेकिन इतनी पैनी थी कि करण भी एक पल को ठिठक गया। करण ने कुछ नकली स्टाम्प पेपर हवा में लहराए। मीरा ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वे जाली हैं। अच्छा, तो अपने गजेंद्र भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वह तो शहर से बाहर है। तो फिर ये कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। मीरा ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। मीरा ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन मीरा ने ठान लिया था कि अर्जुन प्रताप ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। कविता की विदाई के बाद घर की खामोशी मीरा के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद सुरेश कुमार चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मीरा ने अर्जुन प्रताप के दाहिने हाथ गजेंद्र पहलवान के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब सुरेश कुमार टूट गया। उसने अर्जुन प्रताप के राज खोले। बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। मीरा ने आधी रात को ऑन ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए, गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। मीरा सीधे अर्जुन प्रताप के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एसपी मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीरा ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। मीरा ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म एमएलए साहब। अर्जुन प्रताप उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में सुरेश कुमार की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को कविता ने छत पर मीरा से कहा, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। मीरा मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूं लल्ली। मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। यह वर्दी सिर्फ कपद्धा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। यह वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।